साहित्य प्रेमियों का मनोज मोक्षेंद्र का सादर नमस्कार। मैंने अपनी साहित्य यात्रा कविताओं से ही आरंभ की। वर्ष 2000 में मेरा पहला काव्य संग्रह पगडंडी आया, जो दिल्ली हिंदी अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था। उस काव्य संग्रह के प्रकाशन के बाद मैंने कुछ एक कहानियाँ लिखी और कुछ बड़े साहित्यकारों ने मेरी कहानियों की प्रशंसा की, तहे दिल से प्रशंसा की। मैं प्रेरित हुआ, प्रोत्साहित हुआ और उसके बाद मुझे व्यंग लिखने की आदत सी पड़ गई। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में जैसे कि नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, व्यंग यात्रा जैसे कतिपय पत्र पत्रिकाओं में मेरी व्यंग रचनाएं प्रकाशित हुईं। कालांतर में व्यंग लेखन में गतिरोध आ गया, क्योंकि मैंने कथा साहित्य पर खास ध्यान दिया। फिर मैंने बीच बीच में व्यंग लिखना छोड़ा नहीं। एक व्यंग मैंने कुछ समय पहले लिखा था, मैं उसका वाचन करना चाहता हूँ। छींक पर वह व्यंग है और शीर्षक है छींक पुराण। हमारे पौराणिक राष्ट्र में हर मानवीय गतिविधि का एक इतिहास सम्मत पुराण है। लोग बाग अपनी बतकहियों में पौराणिक दृष्टांत देकर अपनी बातों पर सच का ठप्पा लगाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पौराणिक उदाहरण देकर परंपराओं की इज्जत करना हमारी तहजीब का अहम हिस्सा बन चुका है। सुच्चे भारतीयों में पुराण ज्ञान सहज व्याप्त होता है। अब जिस बहसबाज शख्स के भेजे में अवसर के मुताबिक पौराणिक उदाहरण नहीं समाता, उसे हमारा समाज कभी बुद्धिजीवी स्वीकार नहीं करता। सो अगर बुद्धिजीवी होने का तगमा अपने मत्थे मढ़ना है तो भैया बेशक हमें महासागर से भी गहरे पौराणिक गाथाओं में डुबकी लगानी होगी। पुराण बखान कर अपनी बात को मजबूत नींव पर खड़ा करने की कुव्वत तो हम भारतीयों में ही होती है। यदि यह गुण हम में से किसी में नहीं है तो वह भारतीय हो ही नहीं सकता। चुनांचे अगर कोई व्यक्ति अंगूठा छाप होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता है, अर्थात वह पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो उसे मनगढ़ंत पुराण गढ़ने के फन में महारत हासिल करनी होगी। हमें इस बात की तहकीकात करनी होगी कि पुराण गाथाओं से अनभिज्ञ और पुराण गढ़ने की क्षमता न रखने वाले व्यक्ति में कहीं किसी विदेशज रक्त की मिलावट तो नहीं है। कृपया बुरा न माने। निसंदेह इस महासंक्रमणशील दौर में रक्त में अशुद्ध मिलावट की संभाव्यता से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल गाथाएं गढ़कर उन्हें पुराण बनाने की कला भारतीयों से ज़्यादा और किसमें हो सकती है, यह बात तो जग जाहिर है। दरअसल पौराणिक गाथाओं का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है। कालांतर में लोग बाग ऐसी ही गढ़ी गई गाथाओं को पौराणिक उदाहरणों में शामिल करके उन्हें कसौटियों पर खरा उतारने लगते हैं। किसे क्या पता कि फला पौराणिक गाथा 18 पुराणों में से किस पुराण की है। वैसे भी ढेरों पौराणिक गाथाएं दस्तावेजी रूप में कहाँ उपलब्ध हैं। किंवदंतियों के आधार पर ही उन्हें कह सुनकर जिंदा रखा गया है। यह दंत कथाओं वाला देश है और सदियों से कही सुनी जा रही
दंत कथाओं को सहेजने के लिए कहीं कोई संग्रहालय भी नहीं बना हुआ है। बस पुरखों की ज़बानी हम भी सुनते कहते आ रहे हैं। सो हर समस्या के निदान के लिए पुराणों में गोते लगाकर ही हम एक सर्वसम्मत समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमें बुद्धिजीवी नागरिक कभी नहीं माना जाएगा। हम दुनिया की नज़रों में कूप मंडूक ही बने रहेंगे, फिसड्डी के फिसड्डी ही रहेंगे। क्योंकि हर बात, हर आचरण और हर घटना की पृष्ठभूमि में हम पुराण की तलाश करते हैं। इसलिए आइए हम भारतीयों के एक सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति अर्थात उनकी छींकों की पृष्ठभूमि और छींकों के महाप्रभाव पर शोध संधान करें। क्या करें? शोध संधान करें। यह छींक ही है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। छींकों का प्रेरणा स्रोत कहाँ है, इस विषय को लेकर विज्ञान भी चुप्पी साधे हुए है। विज्ञान आम आदमी की आस्थाओं और भावनाओं के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहता, इसीलिए वह ऐसे विषयों पर यथासंभव चुप्पी साधे रहने के लिए वचनबद्ध है। इस वैज्ञानिक चुप्पी का निहिताशय यह है कि छींकों का प्रेरणा स्रोत दैवीय ही होता है। चूँकि इसका कोई खास समय नहीं होता, इसलिए दैवीय प्रेरणाओं से आने वाली छींकों से मानवीय कार्यकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सारा हिंदुस्तान डरा सहमा रहता है। इन पर कोई नियम कानून नहीं लागू होता। बस आप मान लीजिए कि इस छींक का जिंदगी और मौत से गहरा रिश्ता है। सफलता असफलता, हानि लाभ, जीवन मरण आदि सब कुछ छींकों की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। बताया जाता है कि चूंकि छींक का उद्भव शरीर के अंतरंग से होता है, जहाँ तर्क और विज्ञान का भी कोई बस नहीं चलता, इसलिए इसके बारे में ढेरों मान्यताएं और धारणाएं जुड़ी हुई हैं। इसे दैवी प्रक्रिया भी मानते हैं, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करने के लिए निर्णय लेने से पहले ही इसका प्रकटीकरण हो जाता है। आखिर कोई काम शुरू करने से पहले ही छींक क्यों आ जाती है? मतलब साफ है, यह शकुन या अपशकुन क्या द्योतक है। इसके प्रकटीकरण के बाद इसके प्रभावों के बारे में नाना प्रकार से मन मंथन होने लगता है, पर यह तो तय है कि यह छींक ही है जो बड़ी असरदार चीज़ है। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो छींक की महिमा से अवगत न हो। अगर छींक महिमा से कोई व्यक्ति परिचित नहीं है तो हमें बेशक उसकी हिंदुस्तानी पैदाइश पर संदेह करना चाहिए। हाँ, यही उचित है। मैं सही कह रहा हूँ ना? बूढ़े बासी सज्जन अच्छी तरह जानते हैं कि किस समय, किस स्थान पर, किस बच्चे बूढ़े के द्वारा और किस काम के शुरू होने पर छींकने से उसका परिणाम क्या निकलता है। ज्योतिषियों के पास विविध धर्मी छींकों के परिणाम दर्शाने वाला फेहरिस्त उपलब्ध होता है और उनसे संपर्क साधकर छींक से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समुचित ज्ञान हासिल किया जा सकता है। कौन सी छींक किसका बनता काम बिगाड़ सकती है या किस छींक से बिगड़ा काम भी बेहतर अंजाम तक पहुंच सकता है। मेरा दावा है कि इतिहास और अन्य प्रकार की गाथाओं में जो गड़बड़ घटनाएं हुई हैं, उनके पीछे प्रभावशाली छींकों की ही भूमिका रही है। हाँ, हमारे पास ऐसे दस्तावेजी सबूत नहीं हैं जिनसे हम यह साबित कर सकें कि
अमुक काम के बिगड़ने के पीछे छींक की ही भूमिका है, या अमुक काम के सफल होने के पीछे छींक का ही योगदान है। पर छींकों के संबंध में जनसाधारण का आजमाया हुआ अनुभव है, जनसाधारण का आजमाया हुआ अनुभव है। कुछ ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टांतों पर भी हमें गौर फरमाना चाहिए। मसलन, आखिर भली मानुस कुब्जा का मिजाज क्यों बिगड़ा और उसने कैकेयी को दशरथ से भरत के लिए राजपाट मांगने की गुस्ताखी क्यों की? क्यों की गुस्ताखी? इसलिए कि उसकी कमसिन नातिन ने ठीक उस समय छींक मारी थी जबकि वह राम के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच रही थी और राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने के बाद उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। तो बस नातिन के छींक मारते ही कुब्जा का मिजाज बेसाख्ता बिगड़ गया। उसको चक्कर सा आया और उसका दिमाग फिर गया। ऐसे में उसके मन में राम के खिलाफ अनर्गल बातें पैदा होने लगी। तब उसने कैकेयी रानी को बरगलाया और रानी को दशरथ से उनके पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन सुरक्षित करने को 2 वरदान मांगने के लिए उकसाया। कहिए, है ना यह कोई दैवी प्रभाव जैसी बात? बहरहाल इस छींक के परिणाम स्वरूप राम के बजाय भरत युवराज बने और राम के वनवास होने पर दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हुई। पर इस पूरे घटनाक्रम में जो बड़ा काम हुआ वो यह था कि वन में रावण द्वारा सीता के हरण के बाद राम रावण का भीषण संघर्ष हुआ तथा महापापी रावण का सर्वनाश हुआ और राम राज्य जैसे अच्छे दिन आए। हाँ, 20वीं शताब्दी के अस्ताचल से ही हम उसी अच्छे दिन का इंतज़ार इस 21वीं सदी में कर रहे हैं। देखिए, हमारे इंतज़ार का यह सब्र संतोष कहाँ तक फलीभूत होता है। एक दूसरा पौराणिक उद्धरण भी प्रस्तुत है, अर्थात महाभारत युद्ध के होने के पीछे महाविनाशक छींक की ही भूमिका रही है। उधर अमन चैन के माहौल में पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता विभाजन के लिए गहन विमर्श चल रहा था। इधर रानी गांधारी ने इतनी जोर से छींक मारी कि सभागार में भूडौल सा आ गया। क्या आ गया? भूडौल सा आ गया। विचार विमर्श के बीच ही दुर्योधन को मितली सी आई और उसने झट बाहर निकलकर पांडवों के खिलाफ साजिशों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने पांडवों के साथ चौपड़ का खेल खेला और उस खेल में उसने उन्हें जो शिकस्त दी कि पांडव 12 वर्षों के लिए अज्ञातवास काटने के लिए मजबूर हो गए। जब वे लौट कर आए तो उन्हें 18 दिनों में महाभारत संग्राम में कौरवों के साथ लड़ना पड़ा। पर अच्छी बात यह हुई कि दुष्कर्मी कौरवों के खात्मे के बाद विशाल भारत की नींव पड़ी और जनता के अच्छे दिन आए। मेरा मानना है कि छींकों का प्रभाव अच्छा ही पड़ता रहा है। अब किसी को क्या पता कि यूनानी आक्रांता सिकंदर संपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमाने से पहले वापस क्यों लौट गया। यह सब दैवी प्रेरणा से हुआ। दरअसल उसके विजय अभियान के दौरान ही उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उसके बाजू में बैठकर कई जोरदार छींकें मारी थी। इसके दुष्परिणाम स्वरूप पूरे भारत को हथियाने पर आमादा उसकी सेना में यक ब यक गृह वापसी के लिए विद्रोह होने लगा और तब झक मारकर सिकंदर को यूनान के लिए वापस कूच करना पड़ा। बताया जाता है कि गृह वापसी के समय रास्ते में एक स्थान पर एक कबीले में एक बच्चे ने उसकी पत्नी रोकसेन के आगे छींक मारी।
जो रोकसेन सिकंदर को बेइंतहा प्यार करती थी, वो रातों रात अपने पति की जानी दुश्मन बन गई और उसने जहर देकर मार डाला। पर सबसे अच्छी बात यह हुई कि सिकंदर के पतन के बाद भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और सदियों तक जनता ने सुख ऐश्वर्य के अच्छे दिन देखे। सो छींक का शुरुआती प्रभाव तो देखने में बुरा सा लगता है, पर उसका दूरगामी प्रभाव समाज और व्यक्ति के लिए अत्यंत हितकर होता है। लिहाजा हमारे देशवासी भले ही किसी भी वर्ण या संप्रदाय से ताल्लुक क्यों न रखते हों, वे इन्हीं छींकों से डरे समय रखते हैं। कुछ भी नया शुरू करने से पहले वे इंसानी शोहबत से इसलिए भागते रहते हैं कि कहीं वह छींक कर उनके मंसूबे पर पानी न फेर दे। दरअसल उनका विश्वास है कि मानव छींक का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। पर नाबदान में बिलबिलाते कीड़ों की भांति इस भीषण आबादी वाले देश में न आदमी से न ही उसकी छींक से पिंड छुड़ाया जा सकता है। ऐसे में कुछ नया करने वाला व्यक्ति निरुपाय हो जाता है। लेकिन जरा आत्ममंथन कीजिए, इन छींकों से बचने के लिए कोई न कोई उपाय तो निकालें। कोई न कोई उपाय तो निकाला ही जा सकता है। हाँ, आप कोई अहम काम शुरू करने से पहले एक टोपी पहनकर ही निकलें और उस पर एक चेतावनी लिखवा लें। मैं एक ज़रूरी काम को पूरा करने निकला हूँ, कृपया मेरे आगे छींक न मारने की कोशिश न करें। मेरे आगे छींक मारने की कोशिश न करें। सहयोग के लिए शुक्रिया। लिहाजा इस घोर पापोन्मुख कलयुग में छींकें बुरा परिणाम देने लगी हैं। अब ज़्यादातर छींकें अपशकुन की द्योतक हैं। जैसे अच्छे लोगों का दुर्भिक्ष पड़ता जा रहा है, उसी तरह अच्छे परिणाम देने वाली छींकें भी दुर्लभ हो गई हैं। अब यह नहीं बताया जा सकता कि फलानी छींक का कैसा परिणाम आएगा, इसलिए संभल जाइए। एहतियातन मेरा मशवरा है कि जाड़े या बरसात में कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत कभी न करे, क्योंकि सर्दी जुकाम के इन मौसमों में कितनी भी रोकथाम कर लीजिए, बेहिया छींकें आ ही जाती हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है कि कुब्जा की नातिन गांधारी तथा सेल्यूकस को इन्हीं मौसमों में छींकें आई होंगी। अगर राम का राज्याभिषेक तथा पांडवों और कौरवों का सत्ता विभाजन के लिए आयोजित मंत्रणा आदि गर्मी के मौसम में आयोजित किए गए होते, तो न तो राम को वनवास मिला होता, न ही महाभारत युद्ध छिड़ा होता। इसी प्रकार जब सिकंदर की सेना गृह वापसी के लिए उतावली हो रही थी, तो उसे भी गर्मी के आने तक कहीं कैंप डालकर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मेरा एक अनुरोध है, मेरे इस अनुरोध पर आप अवश्य अमल करें। यानी अगर आप अपनी बिटिया के लिए वर की तलाश में निकले हों, नौकरी के लिए किसी कंपटीशन या इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हों, या अपनी प्रेमिका से प्रणय निवेदन करने का मन बना रहे हैं, तो बाहर तब निकलें जबकि सड़कें सुनसान हों और एक भी चिड़िया पंख न मार रही हो। ऐसा बेला तो रात्रि का तीसरा पहर ही हो सकता है। सो रात के तीसरे पहर में गुप्त अंधेरे में ही बाहर निकलें और अपने गंतव्य तक तब पहुँचें जबकि वहाँ कोई इंसान मौजूद ही न हो। छींकों के प्रतिकूल होने के इस दौर में निहायत ज़रूरी है कि ऐसा ही किया जाए। धन्यवाद।